Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. Today I am going to discuss the MCQ questions of UGC NET paper, especially HRM or Labor Welfare, Code 55. And the MCQ questions are of Unit 1, that is Principles and Practices of Management. So please like my video and share it as much as you can. So start करते हैं guys. सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ यूनिट 1 ऑफ HRM. गाइज याद रखिए दिस इज ओनली फॉर HRM. ओके, सो द पहला जो यूनिट है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें जो आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, फ्योल, मायो, मैरी पाकर, फॉलेट एंड CI बर्नार्ड. ये सारे जो जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए. Then comes the different approaches जिसमें behavioral, system, quantitative और contingency approaches आती हैं. Then comes the functions of management which we have earlier also studied like planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating. Okay, so let's start the main topic that is MCQ questions जो कि मैंने different papers से ढूंढ कर अपने आप मेहनत I have like studied and researched and after that I have made this video. So please like this video. So first question पे चलते हैं. Question 1 है which principle of management is violated by the matrix organization structure? ऑप्शंस हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड नन ऑफ द अबव. तो इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर होता है उसमें वायलेट करता है. तो वो क्या है? आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का उसमें अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड देखें तो वो हमेशा वायलेट होगी. मतलब हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड वहां लग ही नहीं सकती है. इसका क्वेश्चन का मतलब फ्रेम करके देखिए कि क्या है. ओके, सबसे पहले आप बिना आंसर्स दिए अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और फिर आंसर्स चेक करिए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटीज, सिलेक्टिंग द राइट पीपल, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेटिंग द पीपल. ये क्वेश्चन देखिए सबके आगे उनकी ईयर्स भी दे रखे हैं. दिसंबर 2012 में आया है ये क्वेश्चन. तो इसका है कि मेजर एलिमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इनमें से क्या है. तो इसका आंसर है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी. मोटिवेटिंग ऑफ पीपल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मोटिवेशन में चला जाएगा. लीडरशिप का भी अलग डायरेक्टिंग में आ जाता है. राइट पीपल सिलेक्ट करना तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. तो क्या बचा? सी ऑप्शन, दैट इज परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी. देन कम्स थर्ड क्वेश्चन. ये लिया गया है दिसंबर 2012 से. केस ऑफ श्मिट इज एसोसिएटेड विद द स्कूल ऑफ विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट. ये केस ऑफ श्मिट है वो कौन से स्कूल से लिया गया है? ह्यूमन रिलेशन स्कूल, बिहेवियरल स्कूल, सिस्टम्स स्कूल या साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो इसका आंसर है साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से लिया गया है. देन कम्स द क्वेश्चन 4. हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कौन है जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्हें कहा जाता है? ए ऑप्शन है एल्बर्ट बंडोरा, बी इज लुइस डी ब्रांडिस, सी इज फेडरिक विंस्लो टेलर एंड डी इज एल्टन मायो. तो गाइस आपके हिसाब से कौन है जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है? एंड द आंसर इज फेडरिक विंस्लो टेलर. ओके, देन कम्स ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ये मे बी बहुत लोगों को आता होगा क्योंकि ये तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11th अगर हमने कॉमर्स में पढ़ा है तो ये इजी क्वेश्चन है. पर हाँ ये इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ये दिस इज बीइंग टेकन फ्रॉम द ईयर 2013. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है. मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी डेवलप की थी? ए ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, बी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सी ब्यूरोक्रेटिक एंड डी फ्री स्टाइल मैनेजमेंट. तो मैक्स वेबर ने क्या डेवलप किया था? उन्होंने ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट डेवलप की थी थ्योरी. देन कम्स द क्वेश्चन ग्रेप वाइन इज अ टाइप ऑफ. ये गाइज आपको क्वेश्चन आराम से आता होगा. इसका तो आप मुझे कमेंट्स में आंसर भी दे सकते हैं. क्या है ग्रेप वाइन? कैसी टाइप की कम्युनिकेशन है? फॉर्मल है, रिटन है, लेटरल है या इनफॉर्मल है? मतलब ग्रेप वाइन में क्या होता है? एक से इधर, उधर से उधर. तो ये क्या है? फॉर्मल होती है? नहीं. लिखने में होती है? रिटन होती है? नहीं. लेटरल होती है या इनफॉर्मल होती है? ये होती है बिल्कुल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. यहां से वहां जाने को डायरेक्शन नहीं होता है इसका. ओके, देन कम्स द क्वेश्चन 7th. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज गाइडेड बाय पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम या स्ट्रैटेजी. सो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये किससे गाइड हो सकती है इन चारों में से? सो द आंसर इज पॉलिसी. पॉलिसी पहले से बनी होगी तो वी आर एबल टू मेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोर इन अ मोर इफेक्टिव वे.
Okay guys, so now this 8th question comes, which one of the following is not the feature of planning? Guys, planning से questions बहुत ज़्यादा आते हैं HRM में, ठीक है, तो इसे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा फीचर है जो प्लानिंग से रिलेट नहीं करता है, नॉट लिखा है यहाँ पर, तो ये भी ध्यान दीजिए। इट डील्स विद द फ्यूचर, इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, परवेजिव है, या इट इज नॉट स्ट्रैटेजिक। तो इट इज नॉट स्ट्रैटेजिक, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक ना हो, कैसे हो सकता है? स्ट्रैटेजीज तो पहले से बनानी पड़ती है ना, तो इट इज नॉट स्ट्रैटेजिक इज नॉट द फीचर ऑफ प्लानिंग, ठीक है, ये गलत है। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं, ये दिसंबर 2013 से लिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, जिसमें दो दो डायमेंशनल के स्ट्रक्चर्स हम लेकर चलते हैं? तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें से? फंक्शनल को कहते हैं, लाइन को कहते हैं, मैट्रिक्स को कहते हैं, रिविजनल को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, दो दो डिमेंशनल के स्ट्रक्चर्स चलते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है स्ट्रक्चर की, सिंपल नहीं होती है। क्वेश्चन 10th पे आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैच द फॉलोइंग। इसमें जो लेफ्ट साइड है वो सारे थिंकर्स हैं, जो राइट साइड है उसमें सारे प्रिंसिपल्स हैं, आपको मैच करना है। मैरी पाकर फॉलेट ने क्या दिया था बताइए? कोऑर्डिनेशन, साइंटिफिक मेथड, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट? तो उन्होंने दिया था कोऑर्डिनेशन। हेनरी फ्योल ने क्या दिया था? ये तो बहुत इजी होगा क्योंकि हेनरी फ्योल एंड टेलर के बारे में तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं। सो हेनरी फ्योल ने दिया था एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या दिया था? उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक वो बोलते हैं, तो साइंटिफिक मेथड्स ही दिए होंगे उन्होंने, ठीक है। और गिलब्रथ एंड टेलर ने क्या दिया था एक साथ मिलकर? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे पेपर में। देन कम्स द क्वेश्चन 11th, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट? ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि क्लासिकल का पार्ट नहीं है? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, डिसीजन थ्योरी, या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर है डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल में हम लोग डिसीजन थ्योरी को इंक्लूड नहीं करते थे। अब क्वेश्चन 12 आता है, ग्राइनिकुला फॉर्मूला क्या सजेस्ट करता है हमें? गाइस ये जो है ग्राइनिकुला फॉर्मूला, मुझे पता है आप लोगों को इतनी नॉलेज इसकी नहीं होगी अभी, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ग्राइनिकुला फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा आपके पेपर्स में आपको दिखाई देंगे फॉर्मूलेज। सो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए और इसके बारे में आप देखिए कि क्या है। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया, क्योंकि आई नो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। इसका आंसर है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करते हैं, और जो उनके बीच में रिलेशन होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करते हैं। ओके, एपीजीपी तो आपने इसके बारे में तो आप फेमिलियर होंगे। सो द आंसर इज number of subordinates increase in AP and number of relations increase in GP, that is geometric progression. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस? बताइए, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर है इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करेंगे तभी तो उसके आगे कुछ होगा। देन कम्स द क्वेश्चन 14, हु आइडेंटिफाइड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्क नोन एज थर्बलिक्स? किसने आइडेंटिफाई किया था? हेनरी गैंट, फ्रैंक गिलब्रेथ, टेलर, या सारे? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज फ्रैंक बी गिलब्रेथ। थिंकर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या चीज कब दी थी, जैसे कि थर्बलिक्स है जो फ्रैंक बी गिलब्रेथ ने एलिमेंट में आइडेंटिफाई किया था। Question 15. Personnel management is essentially a what? Matrix function, line function, staff function, या फिर line और staff दोनों होते हैं? It's a line and staff both. तो line भी होता है, staff भी होता है। Question 16. Who among the following concluded? किसने conclude किया था that the factory of a social system and informal group at workplace play a vital role in industrial player? ठीक है, तो फैक्ट्री एक सोशल सिस्टम होती है जहां पर दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो किसने बोला था ये? एल्टन मायो ने। ओके गाइस, क्वेश्चन 17 आता है, इन विच ईयर द बुक इंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड? कब पब्लिश हुई थी? 1901, 1903, 1911 या 1912? ये हुई थी 1911 में। फिर से मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं, ये थोड़े अलग है। इसमें आपको दे रखा है हेनरी गैंट ने क्या किया था, इन्होंने क्या प्रोपाउंड किया था? इनमें से उन्होंने क्या प्रोपाउंड किया था? ग्राफिक मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्लान्स। मैक्स वेबर ने क्या किया था? ब्यूरोक्रेसी। एलेक्स ने क्या किया था? he propounded father of brains, he was called as father of brainstorming। और हेनरी फ्योल तो हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर हैं, he was the father of modern management theory। ये क्वेश्चन देखिए जून 2015 से लिया गया है।
Then comes the question, which of the following approaches is a reactive approach instead of being proactive? इनमें से कौन सी reactive approach है? Systems approach, decision approach, quantitative या contingency? So इसका आंसर है contingency approach. ये ज़्यादा reactive है. Then comes the question, which of the following are the principle of coordination according to Mary Parker Follett? मैरी पाका पॉलिट ने कुछ कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल्स दिए थे, तो ये इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन से हैं. उसमें से प्रिंसिपल डायरेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशन, टाइमिंग, डायनामिज्म, कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन. तो इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, डी, ई एंड एफ. मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एट अर्ली स्टेजेस. सो गाइज, ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज. सो आपको ये पूरा ध्यान से वीडियो पढ़नी है एंड नोट डाउन करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट as this is related to HRM guys. Thank you so much. This is Mahima signing off from the video. Goodbye.